हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है सी लैंग्वेज के ऊपर, जो सभी स्ट्रीम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीसीए करो, एमसीए करो, बीटेक करो। जो मैं आज प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ वो फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है, जो हर स्ट्रीम्स में आता है, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है। इस प्रोग्राम्स को अपन है ना दो लॉजिक को लेके कैलकुलेशंस करेंगे। फिबोनाची एक सीरीज हो गई, तो ये सीरीज क्या होती है तो ये अपन देखें कि ये सीरीज आपकी होती है कि दो पद तो आपके फिक्स होते हैं कि एक सीरीज बनाना चाहेंगे अपन फिबोनाची सीरीज, जिस कैसे बनाए। तो कैसे बनाने के लिए दो पद तो इसमें फिक्स करने होते हैं अपन को, कि फर्स्ट दो पद को तो आप फिक्स एज्यूम करके चलो। तो पहला पद तो अपना 0 हो गया, सेकंड पद आपका 1 हो गया। तो आप पहले पद को तो प्रीवियस कह सकते हो, सेकंड पद को आप करंट पद कह सकते हो। अब करंट में अगर ये प्रीवियस को मैं ऐड कर दूं, है ना, कि 1 में 0 को ऐड कर दूं, तो ये आपकी एक सीरीज बन जाएगी, है ना, नई टर्म्स आ जाएगी। ये नई टर्म्स कैलकुलेट हो गई है। तो 1 में 0 को ऐड करूँगा, 1 आ गया। फिर इसको मैं करंट पद को, इसको टर्म्स को है ना करंट पद बनाऊंगा, इसको प्रीवियस बनाऊंगा। फिर दो पद को लेके फिर मैं ऐड करूँगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा। 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब 8 आपका टर्म्स है, ये आपका करंट पद है, ये प्रीवियस है। तो अपन इसको आगे अगर मूव करेंगे सीरीज को, तो जो करंट टर्म्स जो आ रही है नई, उसको तो करंट बना देंगे और इसको प्रीवियस बना देंगे। तो इसको तो अपन जैसे टर्म्स कैलकुलेट हुई इन दो पद से, तो इसको तो करंट बना दो, इसको प्रीवियस में ट्रांसफ़र कर दो। तो आगे फिर ऐसे है ना सीरीज बनती जाएगी। तो अपने ये आपकी पहली टर्म्स होगी कि जैसे मैं काउंटर लेके चलूँ आई से, तो आपकी ये पहली टर्म्स हो गई, ये सेकंड टर्म्स हो गई, ये थर्ड टर्म्स हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई ना। ऐसे करते करते कितने पद चाहिए होंगे, तो अपन को है ना एक रिक्वायरमेंट होगी कितने पद प्रिंट करें। तो ये अपन है ना एन इनपुट में लेके चलेंगे। और ये जो कैलकुलेशन बनाऊंगा कि दो टर्म्स को फिक्स करूंगा, तो दो टर्म्स को या तो ए लेके चलो या बी लेके चलो, या फिर प्रीवियस लेके चलो या करंट लेके चलो। और एक आपका नया पद बनेगा, टर्म लेके चलूँगा मैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स जो मैं फिक्स लेके चलूँगा, उसको मैं फिर ऐड करता हुआ आगे बनाता रहूँगा, इसको फिर रीअसाइन करता हुआ आगे, है ना, इस सीरीज को प्रोसेस में लेते रहेंगे अपन। तो अब ये सीरीज का जो लॉजिक देखे अपन, तो एक तो लॉजिक होगा कि लूप को लेके, कि ये जो लॉजिक मैंने बना रखा है ये वाला, तो वो है इटरेशन प्रोसेस को लेके ये सीरीज जनरेट करेंगे अपन। तो इटरेशन प्रोसेस क्या होता है? लूप प्रोसेस। लूप में क्या होता है? इनिशियल वैल्यू लेंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, लूप की बॉडी होगी, लूप की बॉडी में पूरी कैलकुलेशंस होगी। तो लूप के थ्रू कोई भी मैं रिपीटेशन करके सीरीज की स्टेप्स बनाऊंगा, तो वो इटरेशन प्रोसेस कहलाएगा। इटरेशन में लूप यूज होता है, लूप के थ्रू साइक्लिक प्रोसेस जनरेट करेंगे, वो आपका इटरेशन प्रोसेस बोलेंगे उस एक्टिविटीज़ को। तो अपन ने इसका लॉजिक देखेंगे, तो फिक्स करेंगे दो टर्म्स को लेके। तो ये तो आपका ना नेसेसरी है कि ये दो वेरिएबल लेके, एक में 0 वैल्यू लेके और 1 लेके फिक्स कर दो, और फिर इन्हीं दो वैल्यू से आप कैलकुलेट करोगे। तो नेक्स्ट टर्म्स जो मैं बनाऊंगा वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम करके, है ना, ये एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ये वाला, कि आपका ये नया पद कैसे बनेगा। तो फर्स्ट जो 2 टर्म्स है प्रीवियस, है ना, तो प्रीवियस प्लस करंट, इसको लेके नया पद बनेगा। फिर नए पद को प्रिंट कराएंगे। फिर आगे कैसे चलेंगे, आगे कैसे मूव करोगे, तो जो टर्म्स आएगी उसको करंट, पहले है ना करंट का मान तो प्रीवियस को दे दिया, और फिर जो नया पद आया वो करंट बन जाएगा। तो ये करंट की वैल्यू तो प्रीवियस में आ गई, और करंट जो टर्म्स की वैल्यू थी वो करंट में आ गई। तो ये है ना चेंज हो गया, एक डेटा शिफ्ट हो गया आगे, कि पहले मैं प्रीवियस इसको बना के चल रहा था, करंट इसको मान के चल रहा था, मेरे ये टर्म्स बन रही थी। फिर अब करंट में इसको बनाऊंगा, प्रीवियस को ये बनाऊंगा, तो जो करंट की वैल्यू है वो प्रीवियस में चले जाए और करंट के अंदर नया पद आ जाए। तो ये है ना इम्पोर्टेंट स्टेप्स हो जाती है ये, कि ये स्टेप्स के बगैर ये सीरीज नहीं चलने वाली। तो इसको थोड़ा सा माइंड में फॉलो कर लो। फॉलो करोगे कि ये लॉजिक कैसे चलेगा, आगे की टर्म्स कैसे बनेगी, और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो। इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो और एक काउंटर यूज करते रहो कि कितने टाइम्स रिपीट करें। तो जितने टाइम्स रिपीट करोगे उतनी आपको टर्म्स मिलती जाएगी।
तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये ना, ये आई की वैल्यू ये होगा 2 से ग्रेटर, उसके लिए ये फॉर्मूला चलेगा। तीसरे पद से ही आपके है ना समेशन का रूल चलेगा कि प्रीवियस करंट को पिछली 2 टर्म्स को ऐड करते हुए आगे फॉलो करते जाएंगे अपन। तो ये वाला लॉजिक है जिसमें 2 पद को फिक्स करो, टर्म्स को फिक्स करो, है ना, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, फिर आगे मूव करो कि करंट की वैल्यू तो प्रीवियस में ट्रांसफ़र करो, टर्म्स को करंट में लो, फिर इस प्रोसेस को रिपीट करो। अब रिपीट करने के लिए अपने पास लूप सिस्टम है। रिपीट करने के लिए अपने पास गो टू के थ्रू भी मैं रिपीट करके इस सीरीज को इवेलुएट कर सकता हूँ, है ना, ये एग्जैक्ट ऐसी सीरीज आ जाएगी। तो एक प्रोसेस तो ये लूपिंग के थ्रू सीरीज को बनाए, जिसमें ये एक्टिविटीज को यूज करना होगा। वेरिएबल हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग है ना वेरिएबल लेने की सोच हो सकती है। कोई वेरिएबल x मान के चलेगा, कोई y मानेगा, कोई a मानेगा, कोई b मानेगा। तो फिलहाल मैंने जो वेरिएबल एज्यूम किए हैं, टर्म्स 2 टर्म्स को प्रीवियस, करंट और टर्म 3 वेरिएबल्स के बेस पे कैलकुलेशन है। और एक काउंटर रहेगा आपका, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6ठा, 7वां। तो एक गिनने के लिए अपन लूप सिस्टम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। एक तो ये आपका लूपिंग प्रोसेस या इटरेशन प्रोसेस के थ्रू सीरीज बनाओ, और एक होगा रिकर्सन फॉर्मूला। रिकर्जन फॉर्मूला कैसे यूज करें, कैसे बनाऊंगा, है ना, या फिर एरे के थ्रू इस सीरीज को मैं इवेलुएट कर सकता हूँ। तो एरे क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा का कलेक्शन है। तो जितने भी फिबोनाची सीरीज की स्टेप्स आएगी उसको मैं एरे में भी स्टोर करके और एरे को डिस्प्ले कर सकता हूँ। फिर तुम कहोगे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए है ना, एक इस फॉर्मूले को याद रख लो। ये ज़रूरी है कि रिकर्सन कैलकुलेशन कैसे बनाऊं। तो रिकर्सन में है ना लूप का यूज नहीं होता, पहला पॉइंट तो ये याद रखने का है। तो लूप का यूज नहीं होगा तो फिर तुम कहोगे कैसे सीरीज बनेगी, साइक्लिक प्रोसेस कैसे बनाऊंगा। तो फंक्शंस को अपने आप में इटसेल्फ कॉल कर लो। तो फंक्शंस को है ना उसकी सेम मतलब उसी बॉडी में इटसेल्फ कॉल कर लेते हैं, तो वो रिकर्सिव है ना साइक्लिक प्रोसेस चलाता रहेगा। फंक्शंस को मैं जैसे ही कॉल करूँगा तो वो मतलब उस पर नाम को सर्च करेगा और हेडिंग पे आके पैरामीटर को लेके फिर अगेन रिपीट करता रहेगा। तो रिकर्सिवली फंक्शंस इटसेल्फ कॉल विद इन बॉडी, इट्स बॉडी, तो वो रिकर्सन प्रोसेस बोलेंगे उसको। तो जिस नाम से आप कोई प्रोसीजर बनाते हो तो प्रोसीजर को इटसेल्फ उसी के बॉडी में कॉल कर लो। जैसे जिस नाम से मैं फिब नाम से कोई फंक्शंस बनाऊंगा तो मैं है ना फिब को इटसेल्फ जो फिब की जो बॉडी पार्ट है उसी में कॉल कर लूँगा। तो कॉल करूँगा तो एक साइक्लिक प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। तो अपन कैसे ना फिर ये रिकर्सिवली है ना कि टर्म्स कैसे कैलकुलेट करें, क्या फॉर्मूला बनेगा। अब आप सबको पता है कि फिबोनाची सीरीज की जब पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म्स होती है 0, है ना, सेकेंड टर्म्स होती है 1। तो ये तो 2 फिक्स कर दो कि ये तो मैंने फिक्स कर दिया, ये तो कि फिबोनाची सीरीज का पहला पद 0, सेकेंड पद 1, तीसरा पद बनेगा प्रीवियस 2 पद का सम, प्रीवियस ना 2 टर्म्स का सम। तो F3 बनेगा F1 प्लस F2 फिब 2। तो ये फिब 1 फिब 2 इन दोनों के सम से थर्ड टर्म्स कैलकुलेट हो जाएगी। फिर तीसरा जो पद बनेगा इन 2 टर्म्स का सम होगा, है ना। ये तीसरी टर्म्स तो पहले 2 पद का सम हो जाएगा इसका, और जो ये फोर्थ जो पद बनेगा फोर्थ नंबर का वो इन दो का सम हो जाएगा, इन 2 का सम हो जाएगा। तो फोर्थ हो गया फिब 2 प्लस फिब 3। ऐसे अगर मैं फिब 5 कैलकुलेट करूँ, फिब 5, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, फिब 3 प्लस फिब 4, मतलब फोर्थ नंबर की स्टेप्स और 3 नंबर की टर्म्स और फोर्थ नंबर की टर्म्स को ऐड करोगे तो फिफ्थ आ जाएगा। जैसे मान लो फिफ्थ पद अपना ये है, तो फिफ्थ पद बनेगा 3 और 4 का सम, कि ये 3 कैसे आया, इन 2 का सम, ठीक है ना, 1 और 2 का। 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में फिर 2 ऐड किया, इन 2 का सम किया तो 5 आ गया, फिर इन 2 का सम किया तो 8 आ गया। तो अगर अपन को कोई पर्टिकुलर टर्म्स निकालना हो तो एफ एन फिब एन इक्वल n-2 और n-1। तो ऐसे इस फॉर्मूले के अगर देखें अपन 4 के लिए 2 और 3, है ना, n के लिए n-2 n-1, है ना, 3 के लिए 1 और 2, 5 के लिए 3 और 4,
तो अगर अपन एन पुट करें तो -2 और -1, तो फिब एन इक्वल फिब एन -2 प्लस फिब एन -1। तो ये जैसे होता है ना कि कोई पर्टिकुलर टर्म्स निकालो। फॉर एग्जांपल जैसे F10 कैलकुलेट करना हो मेरे को, तो F10 बनेगी F8 प्लस F9, फिब 9 मतलब। तो ये है ना n ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ये रिकर्सिवली काम करेगा। तुम कहोगे क्यों? क्यों का मतलब है कि फर्स्ट 2 टर्म्स फिक्स होती है, तीसरी टर्म से अपना ये फॉर्मूला इवेलुएट होगा। तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि n का मान है ना ग्रेटर देन 2 रखना होगा। कि n का मान 3 होगा तो फिर वो रिकर्सिवली ही कॉल होगा, n का मान 4 होगा तो रिकर्सिवली चलेगा। तो n का मान ग्रेटर देन 2 रखना होगा अपन को, नहीं तो है ना डायरेक्ट तो फिब 1 फिब 2 तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहा है, अपना असाइनमेंट किया हुआ डायरेक्ट। तो ये तो कैलकुलेशन बनेगी नहीं। कैलकुलेशन है ना थर्ड टर्म से बनती है। इधर भी अपन ने इटरेशन प्रोसेस में भी थर्ड टर्म्स को जब इवेल्युएट किया तो प्रीवियस और करंट का सम किया। यहाँ पे रिकर्सन भी करूँगा तो मैं है ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो n ग्रेटर देन 2 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर अपन को ये रिकर्सिवली फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे कैलकुलेट करें, इसी फॉर्मूले से अपन एरे के अंदर भी पूरा प्रोसेस करके वैल्यू स्टोर करा सकते हैं सीरीज की, फिर एरे को प्रिंट करवा देंगे। और अगर ये कैसे काम करता है ये फॉर्मूला, तो ये देखो रिकर्सिवली कैसे काम करेगा। अगर मेरे को फिब 5 कैलकुलेट करना है, फिब 5 मतलब फिफ्थ नंबर की टर्म्स फिबोनाची सीरीज की। अब फिफ्थ नंबर की टर्म्स कैसे बनेगी, तो देखो फिफ्थ नंबर की टर्म्स बनेगी फिब 3 प्लस फिब 4। तो फिब 3 यानी पिछले 2 टर्म्स का सम, यानी फिबोनाची सीरीज का थर्ड टर्म्स, फिबोनाची सीरीज की फोर्थ टर्म्स, इन दोनों का सम फिब 5 बनेगा, है ना। और ऐसे फिब 3 कैसे बनेगा, फिब 1 प्लस फिब 2 का सम, तो इन दोनों से फिब 3 बनेगा, है ना। ये फिब 4 कैसे बनेगा, फिब 2 प्लस फिब 3। फिब 3 कैसे बनेगा, फिब 1 प्लस फिब 2। तो ये फिब 1 कौन सी क्या वैल्यू होती है, 0, है ना। फिब 2 की क्या वैल्यू होती है, 1। फिब 2 की क्या वैल्यू होगी, 1। फिब 1 की क्या वैल्यू होगी, 0। फिब 2 की क्या वैल्यू होगी, 1। तो इन सबको मैं ऐड करूँगा, 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1। तो ये क्या टर्म्स जनरेट करके देगा अपन को, 3। तो यहाँ पे देखें फिफ्थ नंबर की जो टर्म्स है वो 3 आ रही है। तो इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर प्रोसेस हो गया। जैसे जैसे आपकी टर्म्स बढ़ती जाएगी तो ये फिबोनाची स्टेप्स भी है ना, ये रिकर्सिव का प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी आपके है ना वो पूरी वो हो जाएगी, हाई हो जाएगी एक तरह से मान लो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी इस प्रोग्राम की। तो अपना प्रोग्राम का लॉजिक कम स्टेप्स है तो ये रिकर्सिव प्रोसेस कम चलेगा। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ती जाएगी एग्जीक्यूशन स्लो होता जाएगा। तो अपने पास है ना फिबोनाची सीरीज को कैलकुलेट करने के 2 प्रोसेस हो गए। एक तो इटरेशन के थ्रू, लूप के थ्रू सीरीज को बनाना, एक होता है रिकर्सिव फंक्शंस को यूज करके सीरीज बनाना। तो रिकर्सिव फंक्शंस में जो ये इंटरनल जो स्टोरेज यूज करता है वो स्टैक का यूज करके चलता है। मेमोरी है ना अलग अलग मैप होती है, तो रिकर्सन प्रोसेस अपन यूज करते हैं तो स्टैक्स में वैल्यू स्टोर करके चलता है, फिर फाइनली ये 1 बाय 1 उठा के सम करके फिर ये रिटर्न करेगा कॉलिंग पे। तो ये इसका अपन एक फंक्शंस बनाएंगे रिकर्सन टाइप का, और इसको फंक्शंस बना के भी अपन कर सकते हैं, लूप के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, गो टू के थ्रू भी कर सकता हूँ, एरे के थ्रू भी मैं यूज करूँगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा। तो एक ही प्रोग्राम को लिखने के लिए कई सारे अपने पास वो हो सकते हैं, है ना, मैनिपुलेशन हो सकते हैं। बस आपको ये वाला लॉजिक ही फॉलो करना है। लॉजिक चाहे आप कोई सा भी अप्लाई करो तो इटरेशन प्रोसेस में तो यही वाली स्टेप्स चलेगी। लिखने में हो सकता है वाइल लूप यूज करो, लिखने में हो सकता है फॉर लूप के थ्रू करे, लिखने में हो सकता है डू वाइल के थ्रू करे, ऐसे हो सकता है कि अपन गो टू के थ्रू कर दें, ऐसे हो सकता है कि इसको फंक्शंस में कन्वर्ट करके और डायरेक्ट है ना फिर फंक्शंस में ट्रांसफर होकर वहाँ से कैलकुलेट करके आ जाए। और ये रिकर्सन फंक्शंस के थ्रू करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये रिकर्सिवली कैलकुलेशन का फॉर्मूला एरे के थ्रू करूँगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा। अब तुम कहोगे कि लॉजिक तो समझ में तो आ गया, अब इसका है ना प्रोग्राम्स बताओ। तो अब प्रोग्राम्स अपन देखते हैं। अब अपन 1 बाय 1 इन फिबोनाची सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक देखते हैं अपन। पहला तो अपन इटरेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए सीरीज बनाएंगे। नेक्स्ट फिर अपन रिकर्सिवली फिर एरे का यूज करते हुए फिर पॉइंटर के थ्रू यूज करते हुए फिबोनाची सीरीज का कंस्ट्रक्शंस करेंगे।
तो सबसे पहला अपना पहला प्रोग्राम्स है फिबोनाची सीरीज को डिस्प्ले करना गो टू स्टेटमेंट के थ्रू। ये गो टू स्टेटमेंट कैसे काम करता है, तो गो टू का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो कंट्रोल को अपन ट्रांसफर करेंगे ना, तो एक अपन को जगह स्पेसिफाई करनी होगी। सपोज मैंने जगह का नाम एक्स वाई दे दिया, तो यहाँ पे कोलोन लगाऊंगा और ये लेबल का नाम कहलाएगा, लेबल नेम है ये, लेबल नेम। और फिर मेरे को इस लेबल पे आना है, मान लो ये प्रोग्रामिंग की लाइन है, फिर देन मैं यहाँ गो टू लिखता हूँ, गो टू एक्स वाई। तो इसका सिंपल सा अर्थ हुआ कि ये यहाँ से कंट्रोल का ट्रांसफ़र होगा और इस एक्स वाई लेवल पे आ जाएगा। फिर एक्स वाई लेवल पे आके फिर ये वापस है ना अपना प्रोसेस रिपीट कर देगा। तो अगर गो टू को अपन को कंडीशनल फॉलो करेंगे, तो जब तक कंडीशन सही है तब तक ये गो टू करता रहेगा, जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। तो गो टू एक है ना जंपिंग वाला स्टेटमेंट कह सकते हो आप, कि कंट्रोल को अपन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करेंगे तो जगह का नाम चाहिए, तो ये लेबल नेम आता है गो टू के साथ। गो टू के साथ में लेबल नेम आएगा और सेमीकोलन आएगा, लेबल नेम एंड यूज सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन। और यह लेबल को डिक्लेयर, ये लेबल का डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन में यहाँ कोलोन जरूरी होगा, कोलोन। कोलोन का मतलब ये अनुपात वाला सिंबल्स हो गया। और ये वेरिएबल्स के जो नोमेनक्लेचर रूल्स है ना, वही नाम चलता है यहाँ पे। डिक्लेरेशन में लेबल नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड। अब गो टू के थ्रू कैसे कंट्रोल होगा ये, तो फिबोनाची सीरीज का मैंने लॉजिक बता दिया कि ये आपकी सीरीज हो गई, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम का ये फिक्स लाइन है, ये कमेंट सेक्शन हो गया, ये आपका लिंकिंग सेक्शन कहलाएगा, लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी हो गई, ये कंपलसरी फंक्शंस हो गया, यूजर डिफाइन फंक्शंस है, कंपलसरी है, यूजर डिफाइन कहलाएगा और कंपलसरी कहलाएगा। याद रखने का पॉइंट है एंड कंपलसरी, है ना, कंपलसरी एसेंशियल है, ये लिखना ही पड़ेगा, मतलब स्टार्टअप फंक्शंस है। ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, ये दो प्रीवियस में 0 वैल्यू फिक्स कर दी, करंट में मनी में 1 वैल्यू फिक्स कर दी, एक टर्म्स ले लिया। फिर अब मेरे कितने टर्म्स प्रिंट करना चाहूँगा, ये इनपुट में ले लिया मैंने, है ना, कितने टर्म्स है, एन नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करेगा। फिर ये अपना एक मैसेज आएगा कि फिबोनाची सीरीज आर। फिर देन ये अपन ने 2 टर्म्स तो डायरेक्ट है ना फिक्स की हुई है, तो 2 टर्म्स तो विदाउट लूप ही प्रिंट करेंगे अपन। ये क्या अपन ने फिक्स कर रखी ना, 2 वैल्यू अपन ने असाइन कर दी, तो ये विदाउट लूप चलेगी, इसको लूप के अंदर नहीं लेंगे, विदाउट लूप, क्योंकि ये डायरेक्ट फिक्स की हुई है, इस वजह से इसको लूप के बाहर ही रखेंगे। तो आपका वन पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। अब तीसरे पद से कैलकुलेशन बनती है, ध्यान देने का पॉइंट है कि थर्ड स्टेप से कैलकुलेशन बनेगी, थर्ड स्टेप से फॉर्मूला यूज होगा, यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, टर्म्स, ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका कि पिछले 2 पद को जोड़ोगे, टर्म इक्वल प्रीवियस प्लस करंट, तो ये नया पद बन जाएगा, प्रिंट करवा दिया। फिर अपन ने टर्म्स को, करंट को प्रीवियस को दिया और टर्म्स को करंट में लिया, फिर ये करंट और प्रीवियस की वैल्यू चेंज होके फिर ये वापस है ना लूप में आएगा, प्रोसेस में आएगा, फिर नई टर्म्स बनेगी, फिर प्रिंट करेगा, फिर ये चेंज करेगा। तो ये जो टर्म्स बनती जाएगी ये करंट में आती जाएगी, करंट का मान प्रीवियस में जाता रहेगा और अपना ये काउंटर है ना प्रिंट करता रहेगा, ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये काउंटिंग का काम है कि फिर फोर्थ स्टेप आएगी, 3 स्टेप से अपन ने फॉर्मूला प्रोसेस किया, फिर फोर्थ स्टेप इंक्रीमेंट करेगा, फिर 3 से 4 करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन के बाद में देन प्रोसेस पे आएगा। तो ये कंडीशन चेक हो रही है कि अपना टारगेट वैल्यू हो गई या नहीं हुई। अगर आई एन से बिलो है या इक्वल है, तो गो टू का सिंपल सा अर्थ हुआ कंट्रोल यहाँ से जंप कर रहा है और सीधा ना ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जाके और फिर ये अपना ना प्रोसेस चला देगा। तो ये वापस फिर नीचे आ रहा है। जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी, इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स हो जाएगी तो ये ना गेट सी एच पे जाके और सीधा ये ना ये एंड कर देगा। जब तक ये कंडीशन सही है गो टू करता रहेगा, तो ये गो टू के थ्रू अपना है ना ये रिजल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये ध्यान देने का पॉइंट है, लेबल मस्ट बी स्पेसिफाई, इफ़ के साथ में गो टू यूज करूँगा, कंडीशनल गो टू है,
तो ये कंडीशन जब तक सही है यहाँ ऊपर कंट्रोल आता रहेगा, अपना ये रिपीटेशन चलता रहेगा और ये इंक्रीमेंट आई को इंक्रीमेंट करता करता एन तक पहुँचेगा। एन जैसे एन से ग्रेटर हो जाएगा कंडीशन फाल्स हो जाएगी, फाल्स होते ये गेट सी एच पे आके क्लोज कर देगा। तो पहला प्रोग्राम आपका ये हो गया। अब इसी लॉजिक को अपन है ना लूप के थ्रू करना चाहे, है ना, लूप के थ्रू कैसे करें अपन देखो। अब अपने 3 लूप होते हैं, तो अब अपना ये सेकंड फिबोनाची सीरीज को अपन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं लूप के थ्रू। तो अपने पास है ना लूप 3 तरह के लूप होते हैं, ये याद होंगे नाम। तो एक तो आपका फोर लूप हो गया, एक वाइल हो गया, है ना, एक आपका डू वाइल हो गया। 3 लूप स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो कम से कम याद करो कि लूप क्या होता है। 3 लूप तरह के लूप के स्टेटमेंट है ये। और फोर का जो सिंटेक्स होगा कि फोर का कैसे यूज करेंगे अपन फोर को, तो फोर कीवर्ड हो गया, है ना। फिर यहाँ पे फोर में ये 2 सेमीकोलन आने चाहिए। अगर फोर के अंदर 2 सेमीकोलन नहीं आएंगे तो फिर अपना है ना ये फोर लूप प्रॉपर एरर दे देगा, वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल की शुरू कहाँ से करूँ। यहाँ पे कंडीशन आती है टेस्ट कंडीशन, लूप कब तक चलेगा। तो यहाँ और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप आएगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और फिर यहाँ पे लूप की बॉडी आ जाएगी, लूप में क्या चाहते हैं अपन, तो लूप बॉडी आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो ये फोर लूप का सिंटेक्स हो जाता है अपने पास, ये वाला, ये फोर लूप का सिंटेक्स हो गया ये वाला, ये वाला। तो अपन को लॉजिक पूरा वही रहेगा, करंट प्रीवियस लूप अपन ने ये मेंशन कर दिया। ये फॉर लूप में है ना इनिशियल हो गया कि 3 स्टेप से कैलकुलेशन बनेगी, ये कंडीशन हो गई, ये इंक्रीमेंट हो गया। तो ये पहले सबसे पहले आई इक्वल 3 लेके चलेगा, कंडीशन टेस्ट करेगा, अंदर आएगा, अंदर आके फिर ये है ना प्रोसेस करके टर्म्स बनाएगा, प्रिंट करेगा, फिर रीअसाइन करेगा, देन यहाँ से फिर चलेगा, ये बाहर नहीं आएगा, यहाँ से फिर है ना यहाँ आएगा इंक्रीमेंट पे, फिर इंक्रीमेंट से ना फिर यहाँ आएगा, फिर ये कंडीशन टेस्ट करेगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, इनिशियलाइजेशन ओनली 1 टाइम्स होगा। तो ये फोर लूप के थ्रू अपन इस सीरीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। फोर में 3 स्टेटमेंट एट ए टाइम यूज हो जाएंगे। सबसे पहला इनिशियल, देन कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। तो ये 4th नंबर पे इंक्रीमेंट है, 1st नंबर पे इनिशियल है, 2nd नंबर पे कंडीशन है, 3rd नंबर पे लूप बॉडी है, 4th नंबर पे इंक्रीमेंट है। तो ये फोर लूप एंट्री कंट्रोल लूप है ये ना, एंट्री कंट्रोल है। पहले कंडीशन चेक करेगा, देन फिर इवैल्यूएट करेगा, है ना। टॉप पे एंट्री को चेक करता है, एंट्री सही है तो फिर देन प्रोसेस में आएगा। तो जब तक ये कंडीशन सही होगी, कंडीशन फेल हो जाएगी ना, ये फेल होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगा। ये लूप की बॉडी है, लूप का बिगिन, लूप का क्लोजिंग। तो ये लूप की बॉडी है, ये लूप के रिपीटेशन के सेगमेंट है। तो ये अपने वही लॉजिक है जो अभी गोटू में यूज किया था, खाली इसको फोर लूप से डिजाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम अपना फिबोनाची सीरीज को वाइल लूप के थ्रू प्रिंट करे। सेम प्रोग्राम है, खाली फोर को वाइल में कन्वर्ट कर दो। अब वाइल लूप का क्या स्ट्रक्चर है, तो वाइल लूप भी आपका एंट्री कंट्रोल में आएगा। एंट्री कंट्रोल लूप है, ईच स्टेटमेंट का सेपरेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू आती है वाइल, वाइल के अंदर, फिर है ना वाइल लूप कीवर्ड हो गया, फिर वाइल का ब्रेकेट आएगा, ब्रेकेट क्लोज होगा, टेस्ट कंडीशन होगी, टेस्ट कंडीशन, है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे बिगिन करेंगे, लूप की बॉडी होगी, लूप में क्या चाहते हो। फिर लूप की बॉडी के बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप आएगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेप्स आएगी। फिर लूप का क्लोज होगा, फिर लूप के बाहर का स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर आगे का स्टेटमेंट आ जाएगा। तो वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल है, फोर की तरह ही वर्क करते हैं ये। बाकी इसमें से हर स्टेटमेंट का सेपरेशन हो जाता है। तो पूरा वही टाइटल हो गया, सेम प्रोग्राम है, चेंजेस अपना लूप की जगह करेंगे ओनली। तो ये वाइल लूप को देखो, ये पहला इनिशियल हो गया, है ना, ये टेस्ट कंडीशन हो गई, ये टेस्ट कंडीशन हो गई, ये आपका इनिशियल हो गया, है ना, ये लूप की बॉडी हो गई, ये लूप की बॉडी, लूप बॉडी। और ये आपका ना इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट स्टेप्स, लूप की कंडीशन को अपडेट करती है।
तो ये क्या करेगा, यहाँ से चलेगा, कंडीशन टेस्ट करेगा, अंदर आएगा, फिर इंक्रीमेंट लेगा, आई का मान है ना, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ये कंडीशन अगेन टेस्ट करेगा, फिर कंडीशन सही होगी तो फिर रिपीट करेगा। तो जब तक ये कंडीशन सही है, जब तक कंट्रोल है ना इस प्रोसेस में बना रहेगा। ये इसका एक लॉजिक है। फॉर लूप में अपन है ना 3 स्टेटमेंट को एक साथ कर रहे थे, यहाँ पे अपन ने ईच स्टेटमेंट का सेपरेशन कर दिया, तो ये वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया। और फिर अपना नेक्स्ट सेम प्रोग्राम डू लूप के थ्रू देखो। तो अपन को करना कुछ नहीं है, जहाँ वाइल लूप चल रहा था ना वहाँ पे तो कंडीशन को हटा के, वाइल लूप को हटा के डू लगा दो, और फिर डू का ये डू का मतलब लूप का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बिगिन हो गया, क्लोज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो पहली लाइन तो आपकी ये हो गई इनिशियल की। हर लूप में 4 स्टेटमेंट की एंट्री होती है, याद होना चाहिए। फिर ये ना डू लूप स्टार्ट हो गया, डू लूप है ना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट। और ये लूप का बिगिन हो गया, ये है ना बिगिन और एंड, ये लूप बॉडी हो गई, ये लूप बॉडी हो गई। फिर लूप बॉडी के बाद में अपन ने नीचे नीचे बॉटम पे कंडीशन, ये टेस्ट कंडीशन हो गई। सबसे नीचे लेवल पे कंडीशन टेस्ट होती है, और यहाँ सेमीकोलन फॉलो करोगे, सेमीकोलन आएगा, मस्ट बी यूज। सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आएगी, फिर क्लोज हो जाएगा। तो ये जो वाई डू लूप है ना, तो सबसे पहले तो इनिशियल लेके चलेगा, इनिशियल वैल्यू आएगी, है ना। फिर डू से स्टार्टिंग पॉइंट अपन डू से शुरू करेंगे लूप को, फिर बिगिन होगा, लूप की बॉडी होगी, लूप की बॉडी के बाद में ना इंक्रीमेंट की स्टेप होगी, सबसे बॉटम पे ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आएगा, है ना। फिर लूप का क्लोज हो जाएगा, फिर वाइल स्टेटमेंट होगा, फिर टेस्ट कंडीशन होगी, टेस्ट कंडीशन के बाद में है ना ये ब्रैकेट बंद होगा, देन सेमीकोलन लगेगा, फिर आगे के स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो ये जो लूप है एग्जिट कंट्रोल में आता है, ध्यान देने का पॉइंट है। एग्जिट कंट्रोल सबसे है ना टॉप बॉटम लेवल पे कंडीशन चेक करेगा, एट लिस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, एट लिस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट। तो ये 4 अपने है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बन चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो, सेम प्रोग्राम अपन है ना फिबोनाची सीरीज का एरे के थ्रू भी बना सकते हैं। हाँ, अब एरे के थ्रू कैसे बनाएं, तो अपन ने इसकी कैलकुलेशन है ना रिकर्सिवली देखी, है ना। तो रिकर्सिव वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके अपन है ना एरे के थ्रू बना सकता हूँ। तो एरे क्या है, होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन है। एरे किसको बोलेंगे, लिस्ट को कह दो, डेटा का एक ग्रुप कह दो, इसमें एक सिमिलर टाइप का डेटा को अपन एरे में अलाउ करेंगे। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा या रिलेटेड डेटा, और है ना ग्रुप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कह दो। तो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर का कलेक्शन है, फ्लोट का कलेक्शन है, तो ये एरे बनी हुई है यहाँ पे, ये एरे का डिक्लेरेशन हो गया। एरे डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब होता है कि एरे क्रिएट हो गई मेमोरी में। तो इसका मतलब होता है कि ये फिब नाम से एरे बन गई, और इसमें ना आपके ये 50 ब्लॉक क्रिएट हो गए, ये 50 ब्लॉक क्रिएट हो गई है, ये 50 ब्लॉक्स हो गए। सिमिलर टाइप के साइज हो गए, सिमिलर टाइप के ब्लॉक होंगे। ईच ब्लॉक साइज यहाँ 2 बाइट होगी, ईच ब्लॉक साइज 2 बाइट हो गई यहाँ पे। तो ये 100 बाइट का स्टोरेज है। ईच ब्लॉक का एक इंडेक्स नंबर ये हो जाता है, एसोसिएट रहता है ईच ब्लॉक के साथ, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो ये करते करते मेरे पास लास्ट जो इंडेक्स होगा ना 49 होगा। तो जब भी मैं एरे क्रिएट करूँगा तो ये 50 ब्लॉक्स कंटिग्यूअस जनरेट होंगे, और ईच ब्लॉक के साथ में एक इंटीजर नंबर एसोसिएट हो जाता है। तो उस इंटीजर नंबर को इंडेक्स नंबर कहेंगे। फिर इस इंडेक्स नंबर से इस ब्लॉक की आइडेंटिफाई होती है। तो जैसे पहली वैल्यू चाहिए मेरे को एरे की, ये वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं फिब 0 से यूज करूँगा। दूसरी वैल्यू चाहिए एरे की, तो मैं फिब 1 से यूज करूँगा। तीसरी वैल्यू चाहिए तो फिब 2 से यूज करूँगा, है ना। तो 0 इंडेक्स है तो एक कम हो जाता है, लास्ट में एक इंडेक्स कम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को अगर एरे को अपन को यूज करना आता है तो फिर कैलकुलेशन अपन एरे में है ना अलाउ कर सकते हैं फिबोनाची सीरीज की।
तो अपन ने एरे के लिए ये एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि कोई भी अपन को फिबोनाची सीरीज की टर्म्स चाहिए, तो यहाँ पे अपन ने एफ एन माइनस टू प्लस एफ एन माइनस वन, ये प्रीवियस दो टर्म्स का सम, ये अगर ऐड कर दोगे तो नई टर्म्स आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने एरे पूरे यूज कर लिए, कितने पद चाहिए, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, है ना। अब ये तीसरे पद से, तीसरा पद मतलब टू से, तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे F2 आएगा तो F0 प्लस F1 का सम होगा। जैसे यहाँ पे है ना F2 जो बनेगा, यहाँ पे जैसे मान लो कि आई का मान 2 आया, आई का मान 2 आया, तो यहाँ पे F2 जो बना वो हो जाएगा फिब 0 प्लस फिब, है ना 1। आप देखोगे ना यहाँ पे फिब कह दो चलो, तो 0 का मान ये 0 हो गया, फिब 0 मतलब 0, है ना, प्लस फिब 1 का मान ये 1 हो गया, तो ये आपका ये ना 1 हो गया पहला। फिर ये फिब 2 में है ना 1 डिफाइन हो गया, फिब 2। अब जब फिब 3 होगा, फिब 3 अपन यूज करेंगे, तो ये है ना फिब 1 का प्लस फिब 2 का सम आएगा। तो फिब 1 पे क्या है 1 है, और फिब 2 पे भी 1 है, तो ये 2 इसमें डिफाइन हो जाएगा, है ना। फिर ऐसे चलती रहेगी, ये लूप से वैल्यू है ना आई इंडेक्स आता रहेगा और ये कैलकुलेशन चलती रहेगी। तो ये पूरा रिजल्ट है ना एरे में असाइन हो गया। फिर अपन जीरो से इंडेक्स से एन से बिलो पूरा प्रिंट करा देंगे, तो ये पूरा है ना एरे के थ्रू फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगी। अपन ने ये रिकर्सिवली इससे कैलकुलेट कर लिया, जो रिकर्सिवली मैंने टर्म्स बताई थी ना, तो उसी फॉर्मूले के थ्रू मैंने एरे में रिजल्ट्स को प्रोसेस कर लिया। प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है, तो ये भी इटरेशन प्रोसेस के थ्रू रिजल्ट बन रहा है। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, फिबोनाची सीरीज को अपन रिकर्सिवली भी कॉल कर सकता हूँ। तो रिकर्सन फंक्शंस क्या होता है कि ए फंक्शंस है ना विच इज कॉल्ड इटसेल्फ आ जाना चाहिए डेफिनेशन में, है ना, विद इन इट्स बॉडी, मतलब इसके बॉडी के अंदर ही कॉल कर लो, तो देन कॉल्ड रिकर्सन। अगर फंक्शंस की बॉडी में ही कॉल कर ले तो वो रिकर्सन कहलाता है। तो रिकर्सन से क्या होता है कि ये स्पेशल रिपीटेशन प्रोसेस का दो। रिकर्सन क्या होता है कि स्पेशल रिपीटेशन प्रोसेस है इन विच फंक्शंस कॉल्ड इटसेल्फ, कि जैसे मैंने कोई मान लो एन के नाम से फंक्शंस बना दिया, एन के नाम से, और मैं है ना एन के को इसकी बॉडी में कॉल कर लूँ, इसकी बॉडी में, तो ये कंट्रोल क्या होगा कि यहाँ से चलेगा फिर एन के पे आएगा, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चल जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जनरेट करने के लिए रिकर्सन भी अपन यूज कर सकते हैं। तो रिकर्सन इटसेल्फ कॉलिंग होती है कि जिस नाम से फंक्शंस बनाया उसी नाम से है ना एक फंक्शंस कॉल होना चाहिए। और रिकर्सन फंक्शंस में है ना लूप यूज नहीं होता, लूप के थ्रू कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। नॉट यूज्ड लूप, ये ध्यान देने का पॉइंट है, नॉट यूज्ड लूप। लूप चलाते हैं तो इटरेशन बोल देते हैं। तो फंक्शंस को कॉल करते हुए इटसेल्फ रिपीटेशन करो और एक स्पेसिफाई कंडीशन तक वैल्यू आते ही है ना उसको स्टॉप कर दो। तो स्टॉप करने के लिए अपन रिटर्न स्टेटमेंट से फंक्शंस को स्टॉप करते हैं, फिर स्टॉप करेंगे रिटर्न के थ्रू, रिटर्न यूज करेंगे एलोंग विद इफ के साथ, एलोंग विद इफ के साथ में रिटर्न होना चाहिए टर्मिनेशन के लिए। अगर रिटर्न नहीं लगाया, इफ के साथ में नहीं फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है इनफाइनाइट रिपीटेशन हो जाए। तो रिकर्सन फंक्शंस में फंक्शंस की इटसेल्फ कॉलिंग होती है। तो अपन को फंक्शंस बनाएंगे, तो फंक्शंस बनाने के लिए 3 स्टेप्स होती है। तो एक तो होती है फंक्शंस का ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, कि मैं एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक बनाऊंगा, तो एक जो पर्टिकुलर टर्म्स को ही इवेलुएट करेगा। तो मैं इंटीजर एक कौन से टर्म्स चाहिए तो फंक्शंस में दूंगा, फिर मैं किस टाइप का रिजल्ट चाहिए तो इंटीजर रिजल्ट्स लूंगा। तो ये फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। तो प्रोटोटाइप में है ना एक तो फंक्शंस का नाम,
है ना। दूसरा अपना आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट कर दो। तीसरा होता है अपने पास आर्ग्यूमेंट की लिस्ट का डेटा टाइप, डेटा का टाइप। और चौथा होता है रिजल्ट रिटर्न डेटा टाइप, रिजल्ट रिटर्न, रिटर्न डेटा टाइप। तो प्रोटोटाइप में 4 इंफॉर्मेशंस आती है। फंक्शंस का जनरल एक्सप्लेनेशन हो गया, कंपाइलर में पूरी मीनिंग चलती है, किस नाम से फंक्शंस बनाओगे पहला, फिर फंक्शंस कितने डेटा लेगा तो उसके आर्ग्यूमेंट की पूरी लिस्ट होगी, ईच आर्ग्यूमेंट की लिस्ट का डेटा टाइप होगा, और फिर रिटर्न का टाइप होगा। अगर रिटर्न नहीं है, डेटा नहीं है, तो फिर वॉइड अपन यूज करते हैं। तो फंक्शंस को यूज करने से पहले डिक्लेरेशन होना जरूरी है। तो डिक्लेरेशन अपन है ना ग्लोबल भी कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस का ग्लोबल टाइप का डिक्लेरेशन हुआ, ये ग्लोबल टाइप का डिक्लेरेशन हुआ, ग्लोबल डिक्लेरेशन है ये, है ना। आउटसाइड और मेन के अंदर करता है तो वो लोकल होता है। तो फंक्शंस बना बना दिया, फिर अपन फंक्शंस में क्या पास करेंगे, तो कितने पद चाहिए ये ले लिया। फिर अपन को है ना पद कैसे बनेंगे टर्म्स, तो यहाँ है ना कितने हैं तो ये लूप चला देंगे अपन। ये इटरेशन प्रोसेस चल रहा है ये। तो ये आपको पहला पद चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। तो ये आई है ना 1 बाय 1 है ना फिबोनाची सीरीज में जाएगा और वहाँ से कैलकुलेट करके वापस आएगा। तो आई तो यहाँ से जनरेट होगा कि 1 2 3 ऐसे करते करते एन तक चलेगा ये। अब आई का मान यहाँ से 1 भेजा, तो 1 में है ना तुम देखोगे यहाँ पे आ गया, एक्स में पास कर दिया। तो ये सिंपल सी है, आई की वैल्यू ये पास करेगा एक्स को, तो ये सेंडिंग हो गया और ये रिसीविंग हो गया, है ना, रिसीविंग हो गया। तो ये तो आपका एक्चुअल है, ये फॉर्मल है। तो आई का मान एक्स में आया, अब एक्स में 1 आया तो 0 लेके चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ टी में 0 लेके 0 प्रिंट कर देगा। फिर आई का मान 1 आया, है ना, आई का मान अगर 1 आएगा तो 0 प्रिंट करेगा। आई का मान अगर 2 आया, जैसे यहाँ पे आई का मान 2 आएगा, फिर 2, तो फिर 2 यहाँ से चला, फिर ये 1 प्रिंट कर देगा, है ना। 1 के बाद में फिर आई का मान 3 आएगा, तो 3 में ये रिकर्सिवली कैलकुलेट करेगा। अब 3 में कैसे बन रहा है तो आप देखो कि 3 जो बनेगा ना, तो ऐसे बना कि फिब 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है ना, और फिब क्या बना यहाँ पे 3 में से 2, तो पिछली 2 टर्म्स का सम। फिर ये अगेन कॉल करेगा तो 1 पे तो क्या भेजेगा 0, तो यहाँ 0 आएगा, और फिर 2 पे क्या भेजेगा, ये 1 भेजेगा, तो ये 1 आएगा। ये 0 + 1 ऐड होके ये एफ में जाएगा और एफ को ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एफ को। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन चलती रहेगी। अगर अपन को मान लो कि फिबोनाची सीरीज की 5th टर्म्स चाहिए, जैसे मान लो फिबोनाची 5th चाहिए मेरे को, तो फिफ्थ टर्म्स कैसे बनेगी, तो ये फिब 4, है ना, और फिब 3, ऐसे फिब 4 कैसे बनेगी, तो फिब 4 बनेगी, इसके पिछली 2 टर्म्स ले लो, फिब 3 + फिब 2, है ना, और ये कैसे बनेगी, फिब 3 का 2 कर दो और फिब 1 कर दो, फिब 1, है ना। फिर ये फिब 3 को फिर ये ब्रेकअप करेगा, फिब 2 + फिब 1, 2 टर्म्स का पिछले 2 टर्म्स का सम करते जाओ। फिब 2 पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। फिब 1 पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिब 2 पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिब 2 पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और फिब 1 पे क्या आएगा, 0 आएगा। रिटर्न, रिटर्न कहाँ से आएगा, ये रिटर्न है ना, ये चल रहा है, ये रिटर्न है। तो जहाँ से कॉल होता है ना फंक्शन, वहीं पे रिटर्न जाता है। तो ये पूरा सम होगा, सम होके फाइनल एफ है ना, जहाँ से कंट्रोल आया था वहाँ पे जाके असाइन करके प्रिंट कर देगा। तो फिबोनाची रिकर्सिव कैलकुलेशन में लूप का यूज नहीं होता, ध्यान देने का पॉइंट है ये। फिर ऐसे ही फिबोनाची सीरीज को विदाउट फंक्शंस करना, विदाउट रिकर्सन करना चाहें, नॉर्मल फंक्शन से करना चाहें, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम बना रखा है, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट विद नो रिटर्न, कि फंक्शंस में अपन डेटा भेजेंगे और रिटर्न नहीं लेंगे अपन, है ना। तो अपन को कितने पद चाहिए, खाली एक संख्या भेज देंगे अपन,
तो ये देखो, ये फंक्शंस मैंने बनाया, तो ये विद आर्ग्यूमेंट, ये कहता है विद आर्ग्यूमेंट, विद डेटा, और ये कहता है नो रिटर्न। वॉइड मीन्स होता है नथिंग, ये कहता है नो रिटर्न, नो रिटर्न, है ना। तो इस कैटेगरी का अपन ने ओनली यहाँ से नंबर ऑफ एन रीड किया, कितने पद चाहिए, एन को फंक्शंस में पास कर दिया। तो ये फंक्शंस कॉलिंग विद आर्ग्यूमेंट, एन की वैल्यू जा रही है, फिर एन की वैल्यू है ना एन वन में आएगी, एन की वैल्यू एन वन में आएगी। तो ये तो आपका ना एक्चुअल स्टोरेज है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, और ये जिसमें वैल्यू रिसीव्ड करते हैं ना फंक्शंस के अंदर, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। फॉर्मल फंक्शंस के जो पैरामीटर होते हैं डिक्लेरेशन के, वो पूरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते हैं। जो कॉलिंग के पैरामीटर होते हैं वो एक्चुअल होते हैं। एक्चुअल में है ना डेटा टाइप का यूज नहीं करते, और अपन फॉर्मल में डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट फंक्शंस डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप में यूज होता है, कॉलिंग में एक्चुअल यूज होता है। तो ओरिजिन वैल्यू कहाँ से है ना जनरेट हो रही है, वो एक्चुअल होता है। तो एन में डेटा लिया तो ये एक्चुअल है, ये कॉल बाय वैल्यू यहाँ से सीधी वैल्यू पास करता हूँ, तो एन की वैल्यू है ना यहाँ सीधी यहाँ से चलेगी, और एन की वैल्यू है ना एन वन में आ जाएगी। और सेम डेटा टाइप है, एन का डेटा टाइप इंटीजर है और इसका डेटा टाइप भी इंटीजर है। तो ये आर्ग्यूमेंट जब कॉलिंग करते हैं ना, तो इधर डिक्लेरेशन में भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे मान लो फर्स्ट डेटा पे इंटीजर पास कर रहे हो, तो यहाँ रिसीव करने वाला भी इंटीजर ही चाहिए। सेकंड डेटा फ्लोट है, तो रिसीव करने वाला भी फ्लोट है। तो ये फिबोनाची सीरीज में कितने पद चाहिए, अब कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस के थ्रू लूप चला के मैंने कैलकुलेशन कर दी। अपन चाहते हैं थोड़ा सा अलग से इसको, स्टेप्स मैंने यूज कर लिए, तो यहाँ 3 स्टेप्स को मैंने एक साथ इनिशियल कर दिया, 3 स्टेप को, और ये फिर सेमीकोलन यहाँ पे यूज किया। तो ये इनिशियल कर सकते हैं अपन कोमा लगा के, और फिर कंडीशन, फिर आपका इंक्रीमेंट। फिर यहाँ मैं टर्म्स कैलकुलेट करूँगा, तो ये नया पद बनेगा, और ये मैं प्रीवियस से प्रिंट कराता हुआ चलूँगा। फिर प्रीवियस में करंट आएगा, करंट के अंदर टर्म्स आएगा, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस करके सीरीज प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। अब ये आपका फंक्शन है, फंक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कंट्रोल यहाँ से फंक्शन से बाहर आएगा, तो कोई डेटा लेके नहीं आएगा, और यहाँ से चला और सीधा यहाँ पे आएगा गेट सी एच पे, और यहाँ से फिर स्टॉप करेगा। ये फाइनल स्टॉप यहाँ पे करेगा, ये फाइनल पॉज करेगा यहाँ पे, और फाइनल स्टॉप हो जाएगा ये। तो इसको लेके ना ये स्टॉप करेगा, इसको लेके अगर मेन से कंट्रोल जाता है तो देन वापस बैक में रिटर्न होके मेन में ही आएगा। तो जिस लोकेशन से फंक्शंस की कॉलिंग होती है रिटर्न होके वो वहीं पे जाता है, ये रूल है। फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को और देखें, तो इस प्रोग्राम को अपन पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। एरे का यूज किया हुआ है, पॉइंटर का यूज किया हुआ है। तो पॉइंटर क्या होता है कि मेमोरी में एड्रेस को लेके काम करता है, कि आप इंटीजर टाइप का डेटा को डील करोगे तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर अपन को चाहिए। तो पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर है ना एक वेरिएबल सी होता है। कोई पूछे ना कि व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर, तो पॉइंटर इज नथिंग बट ए वेरिएबल, पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल कर दो, पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल, है ना। क्या करता है, विच होल्ड, है ना, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इन वेरिएबल इनटू मेमोरी, विच टू बी पॉइंट, विच टू बी पॉइंट। पॉइंटर अपन वेरिएबल को ही कहेंगे। एक तो पॉइंटर है ना, वेरिएबल तो क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं, पॉइंटर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ध्यान देने का पॉइंट है। पॉइंटर के अंदर है ना वेरिएबल्स का एड्रेस आएगा। तो अपन को है ना फिबोनाची सीरीज प्रोसेस करनी है, तो अपन है ना इसका एक एरे का बेस एड्रेस पास करेंगे पॉइंटर को। तो पॉइंटर फिर बेस एड्रेस लेके डायरेक्ट एरे के लोकेशन पे है ना वर्क करेगा। तो ये यहाँ पे अपन ने एरे में यानी पॉइंटर टाइप का डिक्लेरेशन किया हुआ, एक एड्रेस वैल्यू को होल्ड करेगा, साइज है, साइज को लेके काम करेगा। तो स्टार ये इंडिकेट करेगा कि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया।
इंटीजर डेटा टाइप के साथ में अगर अपन स्टार यूज करते हैं वेरिएबल के आगे, तो देट मीन्स वो पॉइंटर वेरिएबल हो गया। पॉइंटर वेरिएबल्स को फिर एड्रेस वैल्यू चाहिए होगी, वो एड्रेस वैल्यू को लेके फिर वो काम करेगा। तो पॉइंटर को जब भी अपन इनिशियलाइजेशन करेंगे ना, तो उसको एड्रेस वैल्यू देनी होती है। किसकी देंगे? जिसको वो पॉइंट करेगा। जैसे यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर है, तो इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, तो इंटीजर का एड्रेस को होल्ड करेगा। तो एड्रेस से फिर वैल्यू है ना, स्टार यूज करते हैं तो वैल्यू एट एड्रेस, तो स्टार यूज करेंगे तो एक्सप्रेशन में वैल्यू आ जाएगी। अब तुम देखो, ये अपना है ना एरे बन गई ये। इसका ये मतलब होता है कि ये आपके ये ब्लॉक्स बन गए इस तरह के। एफ एक नाम हो गया और ये मल्टीपल ब्लॉक्स बन जाएंगे ऐसे ऐसे। ये 0 1 2 ऐसे करते करते 49। अब इनका है ना एक एड्रेस वैल्यू मेमोरी में है ना एड्रेस भी यूज होंगे। जैसे मान लो 100 नंबर है, इसका 102 है, इसका 104 है, इसका 106 है, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट यूज करता है। तो ये एड्रेस में ना 2 बाइट का वो रहेगा, डिफरेंस रहेगा। एक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट यूज करेगा तो 2 एड्रेस के बाद में नेक्स्ट वैल्यू है ना 102 पे जाएगी, 104 पे जाएगी। तो ये अपन ने सबसे पहले तो इनपुट में ले लिया, ठीक है ना। फिर इनपुट में अपन ने फंक्शंस कॉल किया, ठीक है ना, एफ और एन। तो ये एक फंक्शंस कॉल क्यों किया कि एक तो ये एड्रेस वैल्यू एरे को मैं पास कर रहा हूँ, और एक उसमें कितना डेटा अपन को यूज करना है। तो फिबोनाची सीरीज बनाएंगे तो इस एरे में रिजल्ट जाएगा। एरे का नाम अपना क्या है? F50 है। तो टोटल साइज 50 है और एफ उसका नाम है। तो मैं एफ यूज करता हूँ ना, तो ये लोकेशन मेरे पास फंक्शंस में भेजूंगा ये वाली। ये लोकेशन भेजने से क्या होता है कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पता चल गई अपन को। फिर अपन यहाँ रिजल्ट को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर अपन जब रिजल्ट प्रोसेस हो जाएगा ना, तो प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करेंगे तो फिर एरे और उसकी साइज दो को फिर पास करो। तो अपने दो फंक्शंस यहाँ बना दिए मैंने। तो यहाँ पे ये एड्रेस वैल्यू होल्ड करेगा, तो ये एड्रेस वैल्यू होल्ड करेगा। बेस एड्रेस ऑफ एरे ले लेगा ये, बेस एड्रेस होल्ड ऑफ एरे एफ। एफ का जो भी स्टार्टिंग का एड्रेस होगा ना, ये ले लेगा और ये साइज ले लेगा। तो एन की वैल्यू है ना साइज में चली जाएगी। तो दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है अपन को। फिर अपन ने बेस एड्रेस को टी में असाइन करके टी से पूरा प्रोसेस कर लिया। तो ये इस तरह से चलेगा अपनी कैलकुलेशन कि ये मान लो कि ये 100 है ना, ये 102 है, 104 है, 106 है। अब ये क्या होता है? टी। फिर मैं टी प्लस प्लस करूँगा तो इस पे आऊँगा, अगेन टी प्लस प्लस करूँगा तो इस पे आऊँगा। तो ये इस तरह से एड्रेस पे है ना डेटा आता जाएगा मेरा। तो ये ये एड्रेस है, एड्रेस से फिर वैल्यू हटाते हैं ना, ये वैल्यू जब भी एक्सेस करेंगे तो स्टार यूज करूँगा मैं टी के आगे। तो वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। तो ये है ना डायरेक्ट एफ जो डिक्लेयर की हुई है मेमोरी, उसका फर्स्ट ब्लॉक पी, वहाँ वैल्यू 0 हो गई। सेकंड ब्लॉक्स में एरे के 1 हो गई। तो सीधा ये वैल्यू है ना 0 और 1 यहाँ असाइन कर रहा है। ये एफ है ना मेमोरी लोकेशन में, तो एफ से अपन ने डिफाइन कर रखा है सेम लोकेशन को ये यहाँ टी में शेयर करेगा। टी से मैं एक्सेसिंग करूँगा तो पॉइंटर में यहाँ रहता हुआ इस फंक्शन में प्रोसेस करता हुआ डायरेक्ट मैं आउटसाइड के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये अपन का है ना दो एड्रेस पे वैल्यू डिफाइन हो गई। फिर मैंने तीसरे एड्रेस से, तो p+2 से, यानी कि इस एड्रेस पे आ जाऊँगा सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे आके और फिर मैं है ना ये प्रीवियस दो एड्रेस से वैल्यू को उठा के और नए नई लोकेशन पे वैल्यू डिफाइन कर दी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और पूरी वैल्यू असाइन हो जाएगी। पूरी वैल्यू असाइन होने के बाद फिर अपन डिस्प्ले करवाएंगे। फिर अपना डिस्प्ले का फंक्शन फिर कॉल होगा। तो कॉल होगा तो ये है ना एक बेस पॉइंटर लिया और इस बेस पॉइंटर को इसमें असाइन करते हुए है ना पूरा मैंने एड्रेस का लूप चला लिया। ये एड्रेस का लूप चल रहा, एड्रेस लूप। तो फिर ये स्टार से ना, स्टार से वैल्यू प्रिंट करता हुआ जाएगा, वैल्यू प्रिंट करेगा ये। और 5D में है ना स्पेस के लिए यूज करता हूँ। फिर अपन इसका जब देखेंगे आउटपुट तो इस तरह से इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं 10 दूंगा तो 0 1 2 1 2 3 4 इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपके ना फिबोनाची सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट ये 8 प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो ये पॉइंटर को अपन थ्योरेटिकल नेक्स्ट कभी भी वीडियो है ना आने वाले दिनों में बनाऊंगा, तो उसमें भी पॉइंटर को लेके डीपली
वहाँ पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। तो अभी तो मैंने प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा पॉइंटर के थ्रू भी बता दिया, आगे अभी हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, तो अगली क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन है ना, कई सारे वे हो सकते हैं प्रोग्राम बनाने के, तो आप सभी को थोड़ा सा है ना नॉलेज में प्रैक्टिस करते हुए अपना नॉलेज इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो अब आगे अपन देखते हैं कि एक दो प्रोग्राम अपन रन करके देखें। अब देखो ये टर्बो सी में खोल रहा हूँ, पॉइंटर वाला ही प्रोग्राम देख लेते हैं ना अपन। तो ये पॉइंटर वाला जो प्रोग्राम है ये 8th नंबर का प्रोग्राम है, फिबोनाची 8। तो ओपन करके अब अपन देखेंगे इसको। तो अब देखो ये पूरा प्रोग्राम है ना, सेम वैसा का वैसा मैंने लिखा हुआ है। ये तो आपका फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया, पी पॉइंटर हो गया, ये डिस्प्ले का फंक्शंस हो गया पॉइंटर के थ्रू, है ना। ये अपनी एरे बन रही है, ये आपका ये कॉलिंग हो गई, ये आपका डिस्प्ले की कॉलिंग हो गई, ठीक है ना। और फिर ये फंक्शंस की डेफिनेशन आ गई है नीचे, ये आपकी डेफिनेशन आ गई है। ये फिबोनाची सीरीज जनरेट कैलकुलेट हो रहा है, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन सीधे एरे में हो रही है। फिर ये डिस्प्ले का फंक्शन मैंने अलग से सेपरेट बना रखा है। कंपाइल करके रन करेंगे इसको, कंपाइल आपका ओके है, रन करेंगे, ये रन किया तो ये वैल्यू मांगेगा। अब आप कितनी वैल्यू चाहिए, अब 8 वैल्यू चाहिए सपोज मेरे को, है ना, 8 चाहिए। 1 मिनट इसको ना रन दोबारा करते हैं। देखो मेरे को ना 8 वैल्यू चाहिए, ये 8 वैल्यू आ जाएगी, है ना, गिनोगे एग्जैक्ट 8 है। अगेन रन कराऊंगा, मान लो मैंने दोबारा रन किया, मान लो मेरे को है ना 14 वैल्यू चाहिए, ये 14 आ जाएगी। तो यानी कि ये प्रॉपर रन हो रहा है अपना। ऐसे अगर दूसरा प्रोग्राम देखो आप, अल्ट एफ ओपन, मान लो कि अपन को रिकर्सिवली देखना है अपन को, रिकर्सिवली अपना 6 नंबर का प्रोग्राम है ये, है ना, ये यूजिंग रिकर्सिवली। अब रिकर्सिवली भी देखोगे ना तो यहाँ मैंने कहीं पे भी लूप यूज नहीं किया। एक्स में डेटा आएगा, एक्स में अगर 1 आएगा तो रिटर्न 0 लेके चला जाएगा। पहली बार जैसे मान लो यहाँ से जंप करेगा, वो यहाँ से है ना आई की वैल्यू ये 1 लेके आएगा तो ये 0 टी में डाल के प्रिंट करवा देगा। फिर आई की वैल्यू 2 लेके आएगा तो ये 1 लेके सीधा यहाँ चला जाएगा पोलिंग लोकेशन पे, फिर 1 को या प्रिंट टी में डाल के प्रिंट कर देगा। जब आई का मान 3 लेके आएगा तो ये इस स्टेप में आएगा, फिर इस स्टेप्स में आने के बाद में इस चक्कर में घूमेगा, फिर भी x-2 यहाँ जाएगा, फिर भी x-1 वापस है ना यहाँ आएगा। तो ये फिर यहाँ पे 1 और 0 को यहाँ पे प्रिंट करेगा, ये सीधा होल्डिंग बंद करेगा, यहाँ वैल्यू रख देगा फंक्शन एफ में, वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर देन ये प्रिंट करके ये रिटर्न करके एफ में यहाँ जाके फिर यहाँ प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट टाइम तो कंट्रोल यहाँ से अंदर फंक्शंस में आएगा। फंक्शंस में अगर इसका x का मान 2 से ग्रेटर हो गया तो ये रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा, फिर यहाँ से वापस जब फाइनल ये फंक्शन ना रिटर्न कर देगा पूरी वैल्यू, तो देन ये यहाँ से चलेगा और कॉलिंग लोकेशन पे ना वापस मेन में जाके फिर देन क्लोज करेगा। कहीं से भी अपन चलते हैं जहाँ से फंक्शंस का कंट्रोल का ट्रांसफ़र होता है, तो कंट्रोल बैक में रिटर्न होके वहीं पे आता है, ये रूल है। तो इस तरह से अपन है ना इस प्रोग्राम को रन करवा के देखे, तो रन करा के देखोगे तो मान लो कि मेरे को ना 13 टर्म्स चाहिए, तो 13 टर्म्स ही आ गई पूरी। तो इस तरह से अपन है ना पूरे प्रोग्रामों को रन करके देखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा मतलब। तो इस तरह से अपन कई सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके को यूज करते हुए प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।